जनाब मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ स्टेज पर तशरीफ फरमा है। अपने साथ ही कमल कौशिक को मैं बुलाना चाहूंगी, स्टेज पर इनवाइट करूंगी कमल कौशिक को, वो आए और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। और उनके साथ इस पैनल में दो और लोग हिस्सा ले रहे हैं, हमारे आउटपुट हेड, हमारे इनपुट हेड कमल कौशिक जी जनाब मूलचंद शर्मा जी के साथ। और मैं यहाँ दावत देना चाहूंगी जनाब RK आनंद साहब हमारे बीच तशरीफ फरमा है, मानव रचना यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं। जनाब RK आनंद साहब, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही मैं दावत देना चाहूंगी जनाब प्रदीप कौशिक साहब को, चेयरमैन है GAV इंटरनेशनल स्कूल के, बहुत खुशी के साथ आपको दावत दी जा रही है। और जनाब अमित गुप्ता जी, आपसे भी मेरी आजिजाना गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ फरमा हो जाएं। जनाब अमित गुप्ता जी चेयरमैन है JB नॉलेज पार्क। कमल, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज। वाकई में आज जिस मकसद के लिए हम यहां पर मौजूद हैं वो मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है। इतनी संख्या में आप यहां पर आए और दर्शक हमें सीधे लाइव देख रहे हैं हरियाणा, हिमाचल, पूरे देश के, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस चर्चा को बेशक देख रहे हो लेकिन पार्टिसिपेट आप भी कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। मूलचंद शर्मा जी यहां पर आप आए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला क्योंकि बहुत बिजी व्यस्त समय है, चुनाव भी सर पर है, डिपार्टमेंट्स भी देखने हैं, जनता भी देखनी है, समस्याएं भी सुननी है, लेकिन ये जो शिक्षा का क्षेत्र है इसे भी देखना है, हम सबको मिलकर देखना है। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि यहां पर जो आप पॉलिसीज बनाते हैं, जिनके लिए बनाते हैं और जिनको इंप्लीमेंट करनी है, हमारे साथ जैसे कि हमारे मेहमान मौजूद हैं और यहां पर जिस तरह से मानव रचना से हैं डॉक्टर RK आनंद साहब, इसके अलावा प्रदीप कौशिक जी है, चेयरमैन है JAV इंटरनेशनल स्कूल के, और अमित गुप्ता साहब है, चेयरमैन JB नॉलेज पार्क और इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी हैं। तो यही उद्देश्य है सर कि ये समस्याएं लेकर बेशक सरकार के पास आते, लेकिन इस मंच पर समस्याएं बेशक रखें लेकिन उसका समाधान भी हो। इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक बार जोरदार ताली हमारे इस पैनल के लिए। बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा यहां पर, लेकिन सबसे पहला सवाल हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मेरा यह होगा, सर शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा आगे बढ़ रहा है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से कंपटीशन का जमाना है, तो जब कंपटीशन होता है तो हम कैसे हरियाणा को अलग देखते हैं शिक्षा के मामले में? सर सबसे पहले तो मैं इस मंच पे सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि जहां हरियाणा का शिक्षा का क्षेत्र है और जो हमारी जो नई पॉलिसी जो शिक्षा के क्षेत्र में है, उस पॉलिसी को लागू करना पूरे प्रदेश में, और जहां शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा हर क्षेत्र में आगे है और शिक्षा के क्षेत्र में जितना होना चाहिए था नहीं है। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमने शिक्षा के क्षेत्र पर को शिक्षा के लिए 3 चीज चाहिए। एक तो शिक्षा के लिए शिक्षा का मंदिर चाहिए, एक शिक्षा के पढ़ाने वाले टीचर चाहिए और नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए। फिर शिक्षा का जो अपना काम करते हैं, शिक्षा अपने हिसाब से, कहीं बिल्डिंग है तो प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर है तो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं है। सबसे पहले पूरे हरियाणा में हम जितने भी जिस सब्जेक्ट से हैं सभी प्रोफेसरों की पूरी भर्ती करेंगे और उनके साथ साथ जितना भी नॉन टीचिंग है उनका भी हम प्रयास करेंगे। आज हमारे पास 180 के करीब अपने कॉलेज है और 2013 के बाद जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं हरियाणा में 40 कॉलेजों की हमने नई खोली और इस शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट का सेक्टर हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना। और साउथ में बच्चे जाते हैं और हर क्षेत्र में जाते हैं बच्चे, साउथ में बाहर भी जाते हैं। हमें इस तरह की शिक्षा नीति लेके आनी है कि आदमी को शिक्षा के साथ साथ उस आदमी को अपना रोजगार भी ढूंढने का ज़्यादा प्रयास नहीं करना, उसे रोजगार मिले। बहुत बढ़िया। उस पॉलिसी को हम जो पॉलिसी है 2025 तक पूरे प्रदेश में उसको लागू करेंगे और उसको हम क्या है कि सरकार तो पॉलिसी बनाती है, उसको लागू कराना सरकार का कर्तव्य है, बिल्कुल उसकी पालना कराना। जी, तो प्रोसेस कहां तक चला सर?
कहां तक पहुंचा, प्रक्रिया जारी है, लक्ष्य 2025 का है। नई शिक्षा नीति की आप बात कर रहे हैं, तो नई शिक्षा नीति क्या नई क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में लाएगी? नहीं, जो नई शिक्षा जो नीति है वो क्रांति होगी। और क्रांति के साथ आज मैं बैठा, मैं जो ग्रेजुएट कर ली, बेटे ने पीएचडी कर ली, हम इस तरह के कौशल राज नेहरू जी बैठे हैं यहाँ पे, हम शिक्षा के साथ साथ आदमी को सक्षम बनाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से हमारी दूधौला में यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में हम बच्चे को इस तरह तैयार करके भेजेंगे जो बच्चे को आज भी, जब मैं मेरे पे महकमा था उस समय, और विदेशों से डिमांड थी, हमें इतने इलेक्ट्रिकल चाहिए, इतने ड्राइवर चाहिए, इतने कलाकार चाहिए, बहुत बड़ी लिस्ट थी, और हमने भेजे भी। और उसके क्या है कि आदमी को साथ साथ अपनी बोली, प्रदेश की भाषा क्या हो, अपने प्रदेश की शिक्षा हो, अपने के हर स्टेट की अपनी भाषा हो, विदेशी भाषा भी हो, सारी जो शिक्षा नीति है उसको हम लागू करेंगे। और आने वाले समय में शिक्षा की क्रांति होगी। और हरियाणा तो क्रांतियों का प्रदेश है। अगर हरियाणा में जब हरित की क्रांति हुई थी, पंजाब हरियाणा 2 स्टेट ऐसे थे जिनमें क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद आप किसी भी क्षेत्र में देखिए हरियाणा को, तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में सारे यूनिवर्सिटी से जितने सब लोग वीसी हैं, सब लोग हैं इस क्षेत्र में, पढ़े लिखी संस्था हैं, उनमें पढ़े लिखे लोग हैं, और इस नीति को सारे हम मिलकर लागू करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले महानुभाव हमारे बीच मौजूद हैं। मंत्री जी, हम चाहते थे कि सीधा आपसे तारुफ करवाया जाए, उनका बातचीत करवाई जाए। आर के आनंद साहब, एक बड़ा ग्रुप, मानव रचना ग्रुप, आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम पहले भी करते आए हैं और आगे भी आपने भी लक्ष्य रखे होंगे सरकार के साथ साथ। सरकार ने नई शिक्षा नीति का लक्ष्य रखा है, उम्मीद कितनी है केंद्र की सरकार से, राज्य की सरकार से? राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में तालमेल बिठाकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप जैसे इंस्टीट्यूट्स की भूमिका क्या रहने वाली है? बहुत अहम सवाल किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो खबरें अभी तक का धन्यवाद, मंत्री जी का समय निकाला आपने। सवाल पर आता हूं। देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने नई शिक्षा NEP 2020 बनाई। इसका उद्देश्य क्या है, ये हमें बहुत समझना जरूरी है। और उद्देश्य ये है कि आजकल दुनिया पूरी, जिसे हम ग्लोबल विलेज कहते हैं, आजकल दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज बन गई है। कहीं भी कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी दुनिया के हिस्से में हो, वो पूरे ग्लोबल विलेज में बाकी विद्यार्थियों से compete करता है। ग्लोबल विलेज में एक और खासियत है कि अक्रॉस पूरी दुनिया के अक्रॉस जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो एक बराबर हो गए हैं। टेक्नोलॉजी सब जगह पहुंच गई है। बिल्कुल। अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको अगर ऑक्सफोर्ड में पढ़ना है तो इंग्लैंड जाना पड़ेगा और वहीं पे ऑक्सफोर्ड में पढ़ पाएंगे और अच्छी शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल। अब आप करनाल में बैठ के, जींद में बैठ के ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ सकते हैं। सो जैसा मंत्री जी कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टीचर हो, स्टाफ हो, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जा सकता है और उत्तीर्ण बच्चा तैयार किया जा सकता है। तो सबसे अहम बात यह है कि यदि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके फलस्वरूप जो एवोल्यूशनरी सिलेबस बने हैं दुनिया में, उन्हें अडॉप्ट किया जा सके। NEP 2020 इसी का एक स्टेप है, जिसमें गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी भूमिका रख दी, पॉलिसी बना दी, जिसके अंतर्गत सभी शिक्षण संस्थानों को अब फ्रीडम है कि वो नए पाठ्यक्रम अडॉप्ट कर सकती हैं। ठीक, कैसे? जैसे कि पहले होता था कि एक स्ट्रक्चर्ड, बड़े ही लिमिटेड स्ट्रक्चर्ड रूप में एक करिकुलम तैयार किया जाता था। यदि आप BA कर रहे हैं तो इसी में ही कर पाएंगे, यदि आप BA, BCom या BTech कर रहे हैं तो फला में। अब गवर्नमेंट ने लिबर्टी दे दी है, आप BA इकोनॉमिक्स करिए, साथ में साइंस ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, और वही करिकुलम और आप चाहते हैं वो ले लीजिए। लिबरल आर्ट्स से एक सब्जेक्ट उठा लीजिए, वो भी उसमें जोड़ लीजिए। बिल्कुल। ये एक बहुत ही एवोल्यूशनरी पॉलिसी बनाई गई है। क्यों बनाई गई? क्योंकि अब आने वाले समय में जो जॉब रोल तैयार हो रहे हैं दुनिया में, वो इतने ज्यादा एवोल्यूशनरी हैं कि हमें उसके साथ में मिलकर के दौड़ना पड़ेगा। और उसी के लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके फलस्वरूप ये स्टूडेंट को
इनेबल किया जाए या एलिजिबल किया जाए कि आने वाले जॉब रोल के लिए तैयार हो। बिल्कुल। साथ ही में एक बहुत अच्छी चीज है इस पॉलिसी में, वो ये है कि इंडस्ट्री के साथ पूरी अलाइनमेंट है, जैसे मंत्री जी कह रहे थे। इंडस्ट्री से सीखा जा रहा है कि आप आज के 10 साल बाद क्या चाहते हैं, क्यों ना हम उसे आज पढ़ाएं ताकि जो छात्र निकल के जाए वो फ्यूचर रेडी हो, इंडस्ट्री उसे स्टेट अवे अडॉप्ट करे। एक और बहुत अहम चीज इसमें आ रही है, वो ये है कि पहले हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाते थे और छात्र बाहर जाके, स्टूडेंट बाहर जाके इंडस्ट्री में सीखते थे, तो उन्हें समय लगता था स्किलिंग करने के लिए। बिल्कुल। अब स्किलिंग जो है वो शिक्षा में जोड़ दी गई है इस पॉलिसी द्वारा। उसका बेनिफिट क्या होगा, जो छात्र है वो पूरी तरह स्किल्ड होकर निकलेगा। इसका मतलब इंडस्ट्री रेडी होकर निकलेगा, बाहर निकलते से इंडस्ट्री उसे अडॉप्ट करेगी। एक और अच्छी चीज इसमें डाली गई है कि इंडस्ट्री जो है सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर आ गई है। हमारा जो सिलेबस है वो इंडस्ट्री बनाती है। हमारी जो एजुकेशन की फोरम्स हैं उसमें इंडस्ट्री आके बैठती है और हम जब सिलेबस बनाते हैं साथ में सजेस्ट करती है कि आप ये ना डालिए, ये डालिए, क्योंकि फ्यूचर में ये आने वाला है। साथ ही में कई नए पाठ्यक्रम तैयार हो रहे हैं, जैसे कि एआई की बात हो रही थी, अभी एक सेशन हुआ उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई और नए पाठ्यक्रम आ रहे हैं जिनके कारण ऐसे स्किल सेट चाहिए होंगे विद्यार्थियों में जिसे कि फ्यूचर डिमांड करेगा, उन्हें सबको अब डाल दिया जा रहा है। सो ये सब किसके फलस्वरूप हो रहा है, ये पॉलिसी के फलस्वरूप ही हो रहा है। सो ये मैं काबिल तारीफ है कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, सारी यूनिवर्सिटीज को इनेबल किया। अब ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर है कि इन पॉलिसीज को फटाफट अडॉप्ट करे और लागू करे और भविष्य के लिए छात्र को तैयार करे। नई शिक्षा नीति पर आपने बहुत बड़े पॉइंटर्स यहाँ पर रखे हैं, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन जेवी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी स्कूल की बहुत बड़ी चेन है सर, और आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। एक तरफ हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर एजुकेशन के इतर बच्चा कहाँ से तैयार होता है, स्कूल से तैयार होता है, वहां पर संस्कार मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, कैसे उसे आगे बढ़ना है जिंदगी में, ये सिखाया जाता है। इंटरनेशनल की बात करें तो आपके स्कूल में इंटरनेशनल है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम रोशन करने के लिए आज के छात्र, आज के ये हमारे निजी संस्थान, हमारी सरकार काम कर रही है। आपको लगता है, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमारे यहाँ के बेटे बेटियां गूगल में सीईओ बन जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट चलाते हैं, लेकिन आज क्या वही माइक्रोसॉफ्ट या फिर गूगल जैसी कंपनियां भारत में इजाद नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसा भविष्य बनाएं? देखो कमल, मैं तो जितनी बार प्लेटफॉर्म मिलता है बातचीत करने का, तो मंत्री जी साथ हैं और अच्छी बात यह कि हायर एजुकेशन से लेके बाकी सारी चीज़ें इनके पास हैं। आप वाजिब सवाल पूछते हो, तो पहले तो थैंक यू आपका और चैनल का। मेरी थोड़ी सी आदत है एग्जाम्पल देके बात करने की, तो मंत्री जी को भी कहूँगा और बाकी पैनल को भी कहूँगा कि एक बार जैसे अभी गुड़गांव में ओल्ड गुड़गांव और न्यू गुड़गांव को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो को मंजूरी मिली सेंट्रल कैबिनेट से, तो एक क्लिक में ही पूरे शहर का काम बड़ा आसान हो गया। मतलब डबल इंजन की सरकार से जो लोगों को फायदे होने चाहिए थे। दूसरी बात कि जब शिक्षा नीति की बात आती है, पहली बनी 1968 में, उसके 18 साल बाद 1986 में अमेंड हुई, अब उसके ठीक 34 साल के बाद आफ्टर 34 ईयर्स अब 2020 में बीजेपी की सरकार ने उसमें अमेंडमेंट करा और जिसकी आमूलचूल परिवर्तन की बात हो रही कि ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। जहाँ तक बात इंटरनेशनल स्कूलों की है, आप जानते हो गूगल है, कौटिल है जो गूगल बॉय है वो हमारे स्कूल से पढ़ के गया है और अब मास कॉम में देश और दुनिया में छाया हुआ है। जानवी वंडर गर्ल ऑफ इंडिया, मतलब जी न्यूज़ ने उसको नाम दिया था। एक लड़की 12 साल की उम्र में 12वीं करके गई है जीएवी सही, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो जीनियस बच्चे निकल रहे हैं। मेरी एक जेन्युइन सी कोशिश ये रहती है कि स्कूल और कॉलेज फाइनली प्राइवेट हो सरकारी हो, वो खोले तो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाते हैं। अब उसमें सरकार की भूमिका यदि साथ जुड़ जाती है, जो अक्सर बात होती है, जो मैंने जानबूझ के मेट्रो का एग्जांपल दिया, जैसे गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे बड़े मेट्रोज में जगह की कमी होती जा रही है, तो जहां आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हो, पहले 5 एकड़ के नॉर्म्स थे स्कूलों के, फिर 2.5 एकड़ के नॉर्म्स आए, फिर 1 एकड़ का सीबीएसई स्कूल का नॉर्म्स आया, तो क्यों ना जब सरकार एक क्लिक से इतनी सारी चीज़ें 1 मिनट में ओके कर देती है, तो आज तो मंच भी है, मंत्री जी भी साथ हैं, बात भी पहुंचाई जा सकती है, क्यों ना वो लैंड के नॉर्म्स भी रिलैक्स कर दिए जाएं। जो छोटे स्कूल कोशिश करते हैं, बजट स्कूल जो कोशिश करते हैं कि वो प्रतिभाओं को अच्छे से तराश देंगे, मतलब सिर्फ कहने को इंटरनेशनल नहीं, इंटरनेशनल बना के देंगे। वो बच्चे जो जिस पटल पे जाते हैं, कौटिल्य को मेरे ख्याल में 57 देशों के लोग, 57 कंट्रीज के लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बुला चुके हैं। अब ऐसा बच्चा जो तैयार किया है जीएवी ने, एक लड़की जो जानवी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो क्यों ना जैसे स्कूलों को अडॉप्ट करने की जो
जैसे कुछ सरकारी स्कूल परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनको मर्ज कर दिया जाता है। तो जो स्कूल बहुत अच्छा कर रहे हो, कोई जेई में बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हो, कोई नीट के बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हो प्लस 2 लेवल पे, या कोई और चीज़ें कर रहे हो, तो मेरी मंत्री जी से गुजारिश है कि क्यों ना कुछ स्कूल जो परफॉर्म नहीं कर पाते हो, चाहे गवर्नमेंट के हों चाहे सेमी एडिड हो, तो उनकी भी जो अडॉप्शन है, जिन स्कूलों के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो मतलब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, क्यों ना उनके साथ मर्ज कर दी जाए। और क्योंकि फिर से बार बार कह रहा हूँ, मंत्री जी साथ हैं, कुछ चीज़ें इन वन शॉट क्लियर हो सकती हैं। बहुत बार 4 या 5 बार मौका मिला मुझे, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी मेरे स्कूल में चीफ गेस्ट रहे, हर बात पहुंचाने की बहुत चीज़ें, क्योंकि अब सरकार एक क्लिक से फैसले ले रही है, दनादन काम होते चल रहे हैं। तो ये राइट टाइम है, राइट अप्रोच है कि यदि ये सारी चीज़ें भी इम्प्लीमेंट हो जाएं। कोरोना के टाइम में बसेज में या रजिस्ट्रेशन में उनकी जितनी छूट आई थी, उसी तरीके के काम यदि होने लगे तो जो बजट स्कूल हैं और जो बड़े स्कूल भी हैं वो अपनी बेहतर सपोर्ट मिल रहा है सरकार का आपको? आप कहते हैं सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एज ऑफ नाउ जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे पिछली बार की बात थी और उसकी तुलना में तब काम बहुत हुए हैं। मतलब लगातार एक 1 क्लिक से जो बात हो रही है, बट जो मैं एग्जांपल देके बात कर रहा हूँ कि क्यों ना वो एजुकेशन में भी इतना ही फास्ट होना शुरू हो जाए, चाहे वो लैंड के नॉर्म्स हैं, चाहे बसेस से रिलेटेड हैं, क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। अमित गुप्ता साहब भी हैं, जेबी नॉलेज पार्क के चेयरमैन हैं और इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी हैं। आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं, एजुकेशन और इंडस्ट्री का तालमेल अगर बेहतर है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि भविष्य वाकई में संवरेगा हमारे छात्रों का। तो ऐसे में जैसे कि अब मानव रचना ग्रुप भी बात कर रहा है कि क्यों ना बच्चे को ऐसा तैयार किया जाए मंत्री जी कि स्कूल से पढ़े और कॉलेज में जाए और कॉलेज में ही ट्रेंड हो जाए, और फिर इंडस्ट्री वालों को भी दिक्कत परेशानी ना हो, एक ट्रेंड वहां पर एम्प्लॉय मिलेगा जो लीड कर सकता है किसी बड़ी कंपनी को भी और खुद काम करके उस कंपनी को भी आगे बढ़ा सकता है। क्या कहेंगे इस तरह की सोच पर आप? नहीं, देखिए आपने सही कहा कि इंडस्ट्री और इसका तालमेल बहुत ज़रूरी है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसा कि अभी डिस्कशन भी हो रही थी, पहले बहुत ज़्यादा गैप था, अब धीरे धीरे मैंने देखा है गैप काफ़ी कम हो रहा है। सरकार ने नई शिक्षा नीति भी ला रहे हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है कोर्सेज भी लेटेस्ट जो है अपडेट कर रही हैं। तो उससे अभी जैसे मैं अपनी इंडस्ट्री में भी देखता हूँ, तो जो पहले हम रिक्रूटमेंट करते थे, जो पहले बच्चे आते थे उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करानी पड़ती थी, अब जो है मतलब काफ़ी हद तक वो उस इंडस्ट्री को जानते हैं। तो मेरे ख्याल से तो वो सही डायरेक्शन में चल रहा है ओवरऑल। सही डायरेक्शन में आप मानते हैं, लेकिन मंत्री जी यहाँ पर कुछ जो स्कूल संचालक हैं उनकी भी डिमांड्स रहती हैं और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी भी डिमांड रहती है। सरकार किस तरह से सपोर्ट करती है निजी संस्थानों को, और जब तक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं रहेगी, मेरी पहले भी यहाँ पर बातचीत हुई थी, हिमाचल प्रदेश के सीपीएस आए थे आशीष बुटेल साहब, वो भी कह रहे थे कि वेलकम होना चाहिए। हरियाणा तो बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि आपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का भी मौका दिया, आप वहां पर एक अमाउंट पे करते हैं, बच्चे जो चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते भी हैं। इस तरह की और सोच है, और जो समस्याएं बताई प्रदीप जी ने उस पर सरकार काम कर सकती है कि इनको सिंगल विंडो को तो आप दावा करते हैं कि सब समस्याएं एक तरफ और सोल्यूशन एक तरफ, लेकिन फिर भी कैसे आप इनका भी हौसला बढ़ा रहे हैं जो निजी संस्थान चलाते हैं? नहीं, मेरे मानना है जहां शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक परिवार पहचान के तहत जो 1,80,000 से जो बच्चे हैं जो बीपीएल वाले हैं, और वो शिक्षा देना पूरे प्रदेश में सरकार का दायित्व है। और हम चाहते हैं कि जहाँ पे स्कूल कोई आदमी कहता है जी मैं तो अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ाऊंगा या प्राइवेट में पढ़ाऊंगा, और हमने ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि भाई आप उसको प्राइवेट पढ़ा सकते हैं। कोचिंग भी हम 262 करोड़ रुपए हम कोचिंग पे भी परिवार पहचान पत्र वाले बच्चों को भी देते हैं, उनको भी कराते हैं कि आम व्यक्ति जो अंतिम व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति जो अंतिम व्यक्ति में खड़ा है उसकी शिक्षा का कौन ध्यान रखेगा। और हमने क्या है कि मॉडल स्कूल भी हमने तैयार किए हैं, धीरे धीरे समय लगता है, और मॉडल स्कूल है उसमें फीस भी हमने रखी है, और हमने प्राइवेट सेक्टर में आज एडेड कॉलेज बहुत है अपने पास, जब प्राइवेट कॉलेज हैं अपने पास एडेड कॉलेज हैं, सरकार उनको मदद करती है। जहाँ भी क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है या प्राइवेट या प्राइमरी हो या कॉलेज हो, उस हर क्षेत्र में मदद करती है। और मेरा मानना है कि जहाँ पे शिक्षा नीति जो बनकर तैयार होने वाली है पूरे देश में एक नीति रहेगी, हरियाणा में कुछ, उत्तर प्रदेश में कुछ, साउथ में एक, उस नीति से आने वाले समय में जो क्रांति का जो युग होने वाला, अब तक क्या रहा क्या नहीं रहा मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं करूँ, कि आने वाले समय क्रांति का युग होगा।
आप विदेशी भाषा में आप जो लैंग्वेज करना चाहो उससे आपको रोजगार मिलेगा। मैं अपने जिस भी भाषा में अपनी शिक्षा ग्रहण की उससे लाभ मिलता है। और दूसरा ये कि शिक्षा आदमी बहुत गुना तो होता है, पढ़ा लिखा तो बहुत होता है, पर सारे जीवन में उसको काम नहीं मिल पाता। कहते हैं पढ़ा बहुत है, गुना नहीं है। हम उस तरह की शिक्षा नीति को करेंगे जिससे आदमी, जो आपने कहा स्कूल से कॉलेज तक चलते चलते उसको काम मिले जी, हम इस तरह की नीति लाएंगे कि आदमी नौकरी देने वाला बने, नौकरी देने वाला बने, साथ साथ ये नौकरी की उसने कि पढ़ाई से तो हमारे जमाने से आज भी मेरे साथी हैं सारे डोले, नौकरी सबके लिए नहीं मिलती पूरे उसमें, क्यों आदमी को इस तरह के सक्षम होना चाहिए। आदमी की नीति में आदमी को कई बार काम करना चाहता नहीं कर पाता, तो इस तरह की पॉलिसी हम पूरे इसमें लाएंगे। और जहाँ जो बच्चे हैं, चाहे कोई गरीब है, परिवार पहचान पत्र में गरीब है, बीपीएल में आता है, इनके भी सारे या कॉलेज में भी हम इस तरह की नीति तैयार करें जिससे बच्चों को लाभ मिले और आने वाले समय को रोजगार भी मिले। आईआईटी की अहमियत कितनी है आप ये सभी जानते हैं, और नीट की परीक्षा पास करने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है, सभी को मालूम है। लेकिन कुछ जानकारी यहाँ पर मंत्री जी आप भी देना चाहेंगे, क्योंकि एक कार्यक्रम जो मुझे भी अच्छा लगा पर्सनली, प्रदीप जी भी जानते हैं, आप सभी जानते ही होंगे, जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए बता दूं, एक कार्यक्रम हरियाणा सरकार चला रही है सुपर 100, अब उसे बढ़ाया भी गया है। आईआईटी की तैयारी आप करवा रहे हैं जरूरतमंद बच्चों के लिए, नीट की परीक्षा पास करवाने के लिए, और इसके रिजल्ट दिखे भी हैं। इसका और विस्तार आप करने जा रहे हैं, और जो जागरूकता है वो कैसे फैले, कैसे बच्चे उस तक पहुंचे, उस सुपर 100 में या सुपर 600 में आने की कोशिश करे, कैसे आपकी सरकार प्रयास कर रही है? क्योंकि आपने निजी तरीके से भी सोचा, आपने सरकारी तरीके से भी सोचा, और दोनों की पार्टनरशिप से संभव हो पाया। नहीं, जैसे हमने अपने शिक्षा के जैसे हमने नीट से बच्चे जैसे सारे पास करते हैं, या पीएचडी रहे, एमफिल रहे, और हमने सारे हरियाणा में जिस तरह की, मैं ये विषय अलग है जो बताने जा रहा हूँ कि हरियाणा में जिस तरह से हरियाणा का हाल था, और हरियाणा में जिस तरह के योग्यता के आधार पर हमने इसको नींव को मजबूत करने का काम किया है। योग्यता के आधार पर जैसे मान लो हमने तय कर लिया भी 95% पे हमें सिलेक्शन करना है। हमें ये नहीं देखना भी इसका क्या है, उसका एक ये भी टेस्ट लो और टेस्ट लेके करिए। इंटू को खत्म किया है, क्यों आने वाले समय में थोड़ा समय लगेगा, धीरे इसमें जब कोई शुरुआत होती है उसमें थोड़ी परेशानी आती है, शुरुआत में परेशानी आती है, लेकिन आज वाकई में बच्चा स्किल सीख रहा है। आर के आनंद जी, आपको लगता है कि बच्चे में वो काबिलियत आपको अब दिखाई देने लगी है, और उसके पीछे टीचर्स का तो हाथ होता है, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी है, हम सब कुछ कई बार शिक्षकों पर थोप देते हैं, शिक्षकों की कमी भी होती है, ये भी मंत्री जी मानेंगे, लेकिन इन्होंने कहा है कि भर्ती बहुत बड़े स्तर पर होने भी वाली है, अभी सरकार ने अनाउंसमेंट भी किया है, पीछे हरियाणा सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन आपको नहीं लगता आर के आनंद साहब की हमें उस पर भी काम करना चाहिए कि ना कि बच्चे बल्कि टीचर्स भी तो स्किल्ड होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग हाई लेवल की मिलनी चाहिए। क्यों ना जो हो रहा है विदेशों में उस पर हम काम करें, वहां पर क्या होता है, वहां पर फैकल्टी की भी एक परीक्षा होती है बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन यहाँ पर क्या वो जवाबदेही है हायर एजुकेशन में उस फैकल्टी की, उस स्टाफ की, कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करे दिन रात? ये बहुत लाजमी सवाल है, क्योंकि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आता हूँ। बहुत सारे मापदंड है जो यूजीसी ने लगाए हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं, जिनके ऊपर हर एक यूनिवर्सिटी अपने आप को जांचती रहती है। और स्किलिंग के ऊपर आते हैं। स्किलिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें बार बार ये कहा जाता है, आप सुनते हो कि अनलर्न करिए फिर रीलर्न करिए। जो आपने सीखा, जो निकल गया, जिसकी आज आवश्यकता नहीं है, उसे छोड़िए, अब नया देखिए क्या है और उसको लर्न करिए। सो ये बहुत लाजमी है कि हर एक फैकल्टी अपने आप को बार बार अनलर्न करे और लर्न करे और डेवलप करे। इसको फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं, जो यूनिवर्सिटी स्पेस में से आए हुए हैं या इसको बड़े अच्छे से जानते हैं। एक विंटर में और एक समर में बड़ा डिटेल में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाता है, जो हर एक यूनिवर्सिटी करती है, और ये एक किस्म से मापदंड पे अपने आप को उतारने का एक जरिया है, जिसमें यूनिवर्सिटी अपने आप को ऑडिट करती है और देखती है कि कहाँ कहाँ पे कमियाँ हैं, उनको किस रूप से पूरा किया जाए और फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया जाए। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आई है जो नई एजुकेशन पॉलिसी में आई है, और उसे कहते हैं प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। ये गवर्नमेंट ने अभी लागू किया है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस वो व्यक्ति हैं जो एक्सपर्ट हैं, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं,
उन्हें गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि वो यूनिवर्सिटी रूपरेखा में आए और एक किस्म से प्रोफेसर की तरह पढ़ाएं, जिसे हम आइसिंग ऑन केक कहते हैं, जिसमें कि एक एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी में आता है और एकेडमिशियन के साथ बैठ के अपना एक्सपर्टीज देता है। वो लेटेस्ट है, वो आज का है, और जो फैकल्टी के साथ गैप है वो पूरा करेगा। सो ये भी एक माध्यम मिल गया है जिसमें फैकल्टी अपने आप को फटाफट स्किल कर सकती है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के द्वारा, जो यूनिवर्सिटी स्पेस में आ रहे हैं। एक और चीज है जो बहुत रूप से हेल्प कर रही है, वो ये है कि एक मेंटरिंग बोर्ड बनाया जाता है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने एक स्ट्रैटेजिक मेंटरिंग बोर्ड बनाया हुआ है जिसमें सभी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि मानव रचना एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो फरीदाबाद में है। एक तरफ हमारे पास फरीदाबाद की इंडस्ट्री है, दूसरी तरफ गुड़गांव की इंडस्ट्री है। हम इंडस्ट्री के बीच में बैठे हुए हैं, हमें दोनों तरफ से एक्सपर्ट मिलते हैं। यही एक्सपर्ट हमारी यूनिवर्सिटी में आते हैं जो स्किलिंग के गैप आइडेंटिफाई करते हैं और हमारी फैकल्टी को ट्रेन करते हैं। मैं कहूँगा कि ये एक बड़ा उम्दा सवाल है जिसे हर एक यूनिवर्सिटी लागू करती है और बड़े डिटेल में हमारे यहाँ लागू किया जाता है, जिसमें फैकल्टी की कांस्टेंट ट्रेनिंग करी जा रही है। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं जोड़ने चाहूँगा, क्योंकि बच्चों की बात आप कर रहे थे जो थोड़ा सा हटके है इस सवाल से, वो ये है कि हम एक ऐसी जगह बैठे हैं, हमारे पास एक तरफ अर्बन एरिया है गुड़गांव और फरीदाबाद का, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमारे पास रूरल एरिया है। फरीदाबाद के तकरीबन 25 से 30 विलेजेस हैं जिसमें हमने अडॉप्ट किया हुआ है। इन विलेजेस में स्कूल है, हमने उसमें IT लैब खोली हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी ने खोली हैं। इन स्कूल से तकरीबन 5000 बच्चे हम वीकेंड्स में लेके आते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। जो लैब्स खाली होती हैं उनमें हम स्किलिंग की ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लोअर एजुकेशन स्पेस में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत सारा काम कर सकती है अपना समय निकाल के। ये भी स्किलिंग से रिलेटेड ही है। इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूँगा कि इन लोअर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो टीचर हैं, जो इन विलेजेस के फरीदाबाद के दाएं बाएं के स्कूल के टीचर्स हैं, इन्हें भी अपस्किलिंग चाहिए। इनकी अपस्किलिंग यूनिवर्सिटी से मिलती है। सो इन्हें भी हम यूनिवर्सिटी स्पेस में लेके आते हैं और हमारे पास हफ्ता 10 दिन के इनके लिए करिकुलम बना करके अपस्किलिंग किया जाता है, जिसमें ये वापस जाके अपने स्कूल में उसको ट्रांसलेट करेंगे। सो ये दोनों लेवल पे इंडस्ट्री से सीखना, एक सीख करके यूनिवर्सिटी ने स्कूल स्पेस में सिखाना, ये दोनों कार्य चल रहे हैं। आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया है और समझाया हमें, और इसलिए हम कहते हैं इस चर्चा से कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए। प्रदीप जी, अब बात होती है कि शिक्षा की क्रांति की, और मंत्री जी कह रहे हैं कि शिक्षा की क्रांति आएगी 2025 में, जब हरियाणा में शिक्षा नीति पूरी तरह से लागू हो जाएगी। लेकिन अंत्योदय की भी बात की जाती है। सरकार की जो मंशा होती है वो यही है कि शिक्षा का अधिकार सभी को मिले। आप जानते हैं एक्ट राइट टू एजुकेशन, क्या वाकई में धरातल पर ये आपको दिखाई देता है? और एक और सवाल, कई बार जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनसे भी तो आग्रह सरकार करती है कि जरूरतमंद बच्चों को आप भी पढ़ाएं। कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं आपने जो प्रयास किए हो कि जरूरतमंद बच्चों की भी हेल्प हो जाए, सरकार का जो लक्ष्य है वो आप ही पूरा करते हैं और सरकार की भी मदद हो जाए? देखो, ऑन ए नॉट मतलब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के पास डाटा है कि GAV इंटरनेशनल स्कूल्स की 11 ब्रांचेज में हम एवरेज तकरीबन 450 बच्चे फ्री पढ़ा रहे हैं। फ्री 450 बच्चे फ्री पढ़ा रहे हैं। फ्री मतलब फ्री पढ़ा रहे हैं। जो UDI सर्टिफिकेशन जो करना पड़ता है हर महीने हर साल। इसका क्राइटेरिया क्या होता है सर? इसका क्राइटेरिया जो आपने कहा जरूरतमंद लोगों का ही है। मतलब एक तो ये है कि सरकार की एक अच्छी पहल ये रही, इसी से रिलेटेड यदि सवाल लें तो 134A करके कंसेशनल या गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पिछली सरकारों ने एक चीज इंप्लीमेंट करी थी। तो 134A के अंडर जो बच्चा आता था तो उसको फर्दर वेरिफिकेशन के कोई प्रोसेस नहीं था, वो आपको पढ़ाना होता था। अब सरकार ने उसको ठीक से समझ के, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको रद्द करके RTE लेके आए, राइट टू एजुकेशन। अब उसके बाद उसमें बहुत सारे नॉर्म्स को सही ढंग से इंप्लीमेंट करा गया कि जैसे RTE में पहला नॉर्म्स ये है कि यदि स्कूल आपके 1 किलोमीटर के दायरे में आता कि नहीं आता उस पेरेंट्स के, तो उससे क्या है कि एक तो फर्जीवाड़ा बंद हुआ कि जब पेरेंट्स के पास गाड़ियां हैं, मकान अपना है, सारी चीज़ें अपने, बट स्टिल वो 134A के थ्रू एडमिशन लेता था, तो वो क्राइटेरिया बंद हुआ। तो अब जेन्युइन बच्चा, जेन्युइन पेरेंट आपको अप्रोच करता है, जिला प्रशासन आपको जेन्युइन तरीके से लॉटरी डाल के अप्रोच कराता है। अपनी तरफ से चाहे मीडिया के माध्यम से हैं, चाहे खुद मंत्री जी हैं या बाकी लोगों के, जरूरतमंदों की जितनी या जिनकी बेसिक से पता लगता है, या स्कूल के ही जो ट्रांसपोर्ट स्टाफ है या 4th क्लास एम्प्लॉइज हैं, उनको अडॉप्ट करके मेरा स्कूल तो GAV इंटरनेशनल स्कूल तो उनको फ्री एजुकेशन दे ही रहा है। ऑन द रिकॉर्ड सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो मैं पहले भी कह रहा था कि यदि गवर्नमेंट चाहे
तो 1 क्लिक में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। पर गवर्नमेंट के अलावा बात ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल वाले अपनी जिम्मेवारी से भाग जाएंगे। प्राइवेट स्कूल वालों के ऊपर भी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वालों के ऊपर भी उतना ही दायित्व है ताकि वो उन चीज़ों का ठीक से निर्वाह कर सकें। हमारे केस में सिर्फ स्कूलिंग की बात नहीं है, मैं तो जितनी पीटीएम करते हैं स्कूल वाले साल में, मैं पीटीएम की बजाय पेरेंटिंग्स करता हूँ कि पेरेंटिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो मेरी टीचर्स हैं, सबसे पहले तो सलाम उनको है कि वो टीचर्स हैं, वो जज्बा है कि वो जैसे जो पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी वो कहते थे कि स्कूलों जो आत्मा है भारत की आत्मा स्कूलों में बसती है, और स्कूलों में भी नर्सरी स्कूलों में बसती है जहाँ छोटे बच्चे तैयार होते हैं। वो जो पौधा तैयार हो रहा है, वो जो टीचर्स उस पर मेहनत करके 12-15 साल में तैयार कर रही है, फिर वो जो पौध तैयार हो रही है वो नो डाउट क्लास पार्ट है। इसमें कोई दूर दूर तक, तो पहले तो उस सारी टीचिंग फेटर्निटी को सलाम है जो इस तरीके से बच्चों की ब्रिंगिंग अप करती है। प्राइवेट स्कूल्स में तो आप ये समझो कि RTI जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, उससे लेकर ढेर सारी चीज़ों के रोज शिकायतों के दौर से निकल के फिर स्कूल शाम तक सुबह तक एस्टेब्लिशमेंट के दौर से गुजरता है। फीस ज्यादा तो नहीं बढ़ा रहे प्राइवेट स्कूल वाले? प्राइवेट स्कूल वाले फीस ज्यादा तो नहीं बढ़ा रहे ना? फीस का तो नॉर्म सरकार ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि फीस तो वैसे भी बजट स्कूलों की बात करें, जिस तरीके की स्कूलों की बात हो रही है वहां तो फीस के नॉर्म्स वैसे ही ऑलरेडी बहुत नॉमिनल से होते हैं। और दूसरी बात, जो समाज का जो तबका है जो अप्रोच करता है कि हाँ इन लोगों को ऐसा कर दिया जाए, तो नो डाउट वो रिलैक्सेशन सदा मिलते रहे हैं। पर जो सिंगल क्लिक की बात हो रही है, जो 1 क्लिक की बात हो रही है, जब गवर्नमेंट अपनी पे आती है तो 1 क्लिक में बहुत सारी चीजें किस तरह से 1 क्लिक की बात? मंत्री जी बैठे हैं, आपकी बात पहुंचा देंगे। मैं बात ये पहुंचाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि यदि एक स्कूल से अभी जैसे, वैसे तो गलत एग्जाम्पल है कि पहलवानों का धरना चल रहा था, बट यदि पहलवान आपको बनाने हैं तो यदि किसी स्कूल से एक पहलवान निकलता है, एक रेसलर निकलता है, तो क्यों ना उसको मैट प्रोवाइड कर दिए जाएं। यदि किसी एक स्कूल की टीम डिस्ट्रिक्ट या जोनल लेवल पे परफॉर्म करती है और जीतती है, तो क्यों ना उसको वो बैडमिंटन कोर्ट अवेलेबल करा दिया जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पीछे हमने देखा, चाहे कबड्डी की पूरी टीम थी, कितने सारे, और यूपीएससी की बात कर लो, 63 सिलेक्शन इस बार हरियाणा से हैं। तो जब हरियाणा जाग रहा है, मंत्री जी साथ बैठे हैं, लगातार बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा गांव पटौदा है, पटौदा में हमारे पास डिग्री कॉलेज भी है, पॉलिटेक्निक भी है, CBSE एफिलिएटेड स्कूल भी है। और जो मैं बता रहा था कि भाई हर अब 5-5 किलोमीटर पे सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेजेस भी खोल दिए हैं, मतलब उसके आगे गुरावड़ा गांव है, कुलाना गांव, हर 5-5 किलोमीटर पे हायर एजुकेशन के कॉलेज आ गए। बट क्यों ना अब उससे ऊपर बढ़ा जाए कि यदि कोई एक कॉलेज या कोई एक स्कूल परफॉर्म कर रहा है तो क्यों, जैसे पीछे बीजेपी सरकार में ही खेल नर्सरी की बात आई थी सर, है ना, तो खेल नर्सरी शुरुआत तो हुई बट वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो क्यों ना खेल नर्सरी फिर से स्कूल को दी जाए, उन बच्चों को फिर से निकाला जाए कि हरियाणा की धरती सिर्फ पहलवानों की धरती ना रहे। यदि 63 यूपीएससी सिलेक्शन इस बार हरियाणा ने दिए हैं, इतने सारे देश विदेश में नासा से लेके इतनी जगह, और फाइनली मंत्री जी से लेके सारे सितारे, हम भी यदि आपके साथ बैठे हैं, निकले तो उन्हीं डेस्क बेंच से हैं, उन्हीं से सब पढ़ के आगे बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल में राइट टाइम है कि सही टैलेंट को पहचान के, जैसे मैंने पीठ पीछे कोटिले की इतनी तारीफ की, जानवी की इतनी तारीफ की, तो ऐसे ही प्राइवेट स्कूल वालों को यदि ठीक से एनकरेज करा जाए तो ये सच में वो लोग हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी की यात्रा चल रही है, मंत्री जी वादा करके जाएंगे, वो ये नहीं कह के जाएंगे नहीं, कि कमल आप सुनो, उनका दावा है कि प्राइवेट स्कूल्स को और निजी संस्थानों को सपोर्ट करते हैं, उनकी सरकार सपोर्ट करती है कि वो एजुकेशन के मामले में आगे बढ़े और बच्चों का भविष्य संवारे, और तभी देश का भविष्य संवरेगा। इसीलिए आपकी बात को कह रहा हूं कि जनसंवाद जैसे आपने शुरू करा, अभी पैनल पे बिठाया मंत्री जी के साथ, तो जैसे मुख्यमंत्री जी जनसंवाद चला रहे हैं, तो ये जनसंवाद स्कूल वालों के साथ भी हो जाए, आपके मन से हो जाए, बुला के हो जाए चंडीगढ़ कि भाई प्राइवेट स्कूल वालों को एक चीज ये लगा दी जाए कि आप इस बार ऐसा करोगे और सरकार की तरफ से ये मुहिम आपके साथ रहेगी। तो वो जो सिंगल क्लिक है वो, यानी पॉलिसी मेकिंग के दौरान स्कूल्स को भी कम से कम आमंत्रित करें, ऐसा होता भी है, लेकिन आपका मानना है कि स्कूल को एनकरेज करें और पहचाने कि कौन स्कूल क्या कर रहा है, और फिर पॉलिसी मेकिंग के दौरान उनको बुलाकर सजेशंस ले जाए। और यह भी एक मंच है गुप्ता साहब, ये भी एक मंच ऐसा है जो सजेशन, अब मंत्री जी इतना समय दे रहे हैं हमें, इसलिए एक सजेशन वो भी मांग रहे हैं यहाँ से, आप क्या सजेशन दे सकते हैं? क्योंकि देखिए शिक्षा का अभियान तो चला, लेकिन आज एक आंदोलन के रूप में हमें इसे आगे बढ़ाना होगा, और ऐसा आंदोलन जिसका कोई विरोध नहीं करेगा। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सीधा प्रसारण ये हो रहा है, लाइव हमें दर्शक देख पा रहे हैं, यहाँ सभी हमें बहुत ध्यान से सुन पा रहे। क्या आप सलाह देना चाहेंगे सरकार को, क्या सजेशन देना चाहेंगे ताकि शिक्षा के मामले में हम सभी आगे बढ़ पाए, सबका विकास हो? देखो, शिक्षा के मामले में तो जैसा कि मैंने कहा कि सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है, सब इम्प्लीमेंट भी कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अपने चैलेंज की बात कर सकता हूँ, राइट। हमारे चैलेंज में ये है कि
जो हमारे पड़ोसी शहर हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, जैसे नॉलेज बाग एक बहुत अच्छा डेवलप कर रखा है, ऐसा कुछ हरियाणा में या फरीदाबाद में भी ऐसा आना चाहिए जहाँ की बच्चे जो, क्योंकि बहुत बड़ा बच्चा दिल्ली एनसीआर में आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया से, वो जब आता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है सबसे पहले। आज हमारे पड़ोसी शहर में सबसे बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रखा है, तो हम चाहेंगे कि हमारे भी आसपास जो है अच्छे से तरक्की करी जाए और ताकि एक नॉलेज हब बनाया जाए। हमारे आसपास काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उनको काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, वो हम चाहते हैं वो एड्रेस करे जाएँ। आपने एक अच्छी बात कही है मंत्री जी। अब सजेशंस इसलिए दे रहे थे और शायद ये एक मंच ऐसा है जिसमें आपने भी समय दिया और जो पॉलिसिंग मेकिंग की आप बात करते हैं तो असर इन पर होता है, इन पर असर होता है पॉलिसी मेकिंग का। अच्छी हो तो अच्छा असर, बुरी हो तो बुरा असर। लेकिन सरकार हमेशा दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास, आपकी सरकार दावा करती है। विश्वास में कैसे ले रहे हैं आप? एक नारा तो विश्वास का भी जोड़ दिया आपने, इन सभी को विश्वास में लेकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं आप? नहीं, मेरा बिल्कुल ठीक कहना है, इनका विश्वास में कैसे लिया जाए। सबसे पहले हम अपने सरकारी सारा चाहे प्राइवेट सेक्टर है सब पर उस पर लागू करेंगे और वो नीति का जो आने वाला समय है उसका सबसे बड़ा लाभ हम सबको मिलेगा। अब मैं मानता हूँ कि प्राइमरी में बच्चे की शुरुआत होती है और पूरा जब तक बच्चा होता है पूरा उसका बस्ता पैक रहता है और बस्ता पैक के साथ पूरी बुक, इतना बच्चा नहीं जितनी बुक इसके ऊपर है, कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा इतना नहीं कि बच्चे का काम होमवर्क इतना होता है कि होमवर्क में सारा रहता है। बच्चे को क्या है कि इस नीति, सारी शिक्षा नीति में बहुत बदलाव लाने वाले हैं और जो नई नीति बनेगी जिसमें अब मान लो हमें संस्कृति हमने पूरे देश में ली है, संस्कृत को लिया हमने, कॉलेज में हर जगह आप ले सकते हैं संस्कृत, अपनी प्रदेश की जो भाषा है उसको आप ले सकते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा की नीति के नए रोजगार जो लोगों में नई क्रांति हो। हमारा गुड़गांव फरीदाबाद सबसे बड़े औद्योगिक हब है, इधर हमारा नोएडा है और हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, काम नहीं जानते, काम गए नहीं काम। मेरा मानना है कि उसके साथ साथ आदमी को इस तरह के प्रैक्टिकल्स भी होने चाहिए, जैसे गुप्ता जी का हमारे इंडस्ट्रीज है उसका लाभ होना चाहिए। और जो प्राइवेट सेक्टर में सब हम इस जो नीति होगी एक एक के लिए नहीं है भाई सर, प्राइवेट के लिए सबके लिए है, उस नीति को हम पूरे देश और प्रदेश में लागू करेंगे, जिससे क्या है कि सबको विश्वास में लेके चलेंगे और विश्वास के साथ उसके परिणाम भी आएंगे, उसके परिणाम भी सामने आएंगे। ये नीति सबके लिए लाभदायक होगी और सब एक नीति रहेगी, एक यानी हरियाणा कुछ, राजस्थान कुछ, उत्तर प्रदेश कुछ, हिसार कुछ, उसका एक लाभ मिलेगा आने वाले समय में। मंत्री जी, अकेले कोई काम होता है तो कहा जाता है अगर कोई सहारा दे दे तो और अच्छे तरीके से हो सकता है। सरकार अकेले क्या कर सकती है, सिस्टम अकेले क्या कर सकते हैं? आपको आज महसूस होता है, मैं सभी से वैसे सवाल करना चाहता हूं, आज जो हमें महसूस होता है कि जन भागीदारी होनी चाहिए एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, सभी को आना चाहिए। मैं फिर कहूंगा, मैंने इससे पहले भी सवाल किया था, एक्सपर्ट्स भी आए, शिक्षक भी आए, अभिभावक भी आए, जानकार भी आए, सरकार भी आए, पूरा सिस्टम आए। आज अपील क्या करना चाहेंगे हमारे मंच के माध्यम से जो आप देख पा रहे हैं? आपको नहीं, इसमें सरकार से काम नहीं चलेगा, सबको होना चाहिए, सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबका इसमें सबका सहयोग होना चाहिए, प्रति व्यक्ति का इसमें सहयोग होना चाहिए। हर आदमी का मान लो उसको आंदोलन किस चीज़ को आगे लेके लिए, उसके लिए हर आदमी तक सबको आगे आना पड़ेगा, जब भी इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, वैसा नहीं बढ़ा सकते। अब दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी हमारे बीच मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और क्योंकि राजनीतिक तौर पर हरियाणा और दिल्ली आमने सामने भी रहता है, एक सवाल मैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर कर लेता हूं। वैसे तो मुमताज जी आपसे जरूर सवाल करेंगे, लेकिन दिल्ली का दावा रहता है शिक्षा मॉडल बहुत बेहतरीन है। इनके यहाँ के शिक्षक तो ट्रेनिंग लेकर, विदेश में ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ये कहते हैं कि हमसे बेहतर तो कोई शिक्षा दे ही नहीं सकता। अब हरियाणा क्या कहेगा इस बारे में, क्या आप आईना दिखाएंगे? नहीं, मेरा फरीदाबाद है, गुड़गांव आधा दिल्ली आता है। अब इसमें क्या है, दिल्ली देश की राजधानी है जी, और दिल्ली तो क्या है कि देश का दिल है। आधे बच्चे जो प्राइवेट बहुत बड़े संस्थान हैं, अब वो भी नहीं, दिल्ली में बहुत बच्चे आते हैं जी। दिल्ली में क्या है कि मेरे अपने अच्छा, दिल्ली से आते हैं पढ़ने के लिए? दिल्ली से आते हैं? नहीं, हरियाणा से। हरियाणा से? हाँ, मेरा ये मानना है कि हरियाणा, दिल्ली में तो बहुत लोग हरियाणा का आदमी आता है और दिल्ली की अपनी पहचान रही है दिल्ली की शिक्षा की, पर मेरा मानना है कि हम सबको दिल्ली की तरह पैटर्न में हम सबको ही करना चाहिए।
दिल्ली का शिक्षा मॉडल आप बेहतर समझते हैं या फिर आप भी आलोचना करेंगे राजनीतिक तौर जो पर चीज- ना सोचकर? हर चीज राजनीति में नहीं करनी चाहिए। वही मैं कह रहा हूं। शिक्षा की दिल्ली की अपनी पहचान रही है क्षेत्र में, आपसे नहीं सदियों से, अच्छा, पहले से रही है। पहले से ही थी। हाँ, कोई ये नहीं कि वो आज जादू हो गया। मेरा ये मानना कि दिल्ली के लिए तो बहुत लोग आदमी ट्राई कर, दिल्ली पढ़ाते भी हैं, दिल्ली आते भी हैं, ड्यू में पढ़ते हैं, बड़ा कंपटीशन है। तो मेरा ये मानना कि हरियाणा को हमें जिस तरह से हरियाणा को करना है, मैंने आपसे पहले ही कहा था, हरियाणा में जिस तरह की हरित क्रांति आई थी, उस क्रांति शिक्षा को हमें आगे लेकर चलना है। और आज मैं मानता हूं कि आज हरियाणा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ आगे बढ़ा है। जी, एक एक सवाल मैं आपसे लूंगा, बहुत संक्षेप में बताइएगा क्योंकि शिक्षा मंत्री जी से भी यहाँ सवाल पूछने हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री हमारे बीच मौजूद है। सर, संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र को लेकर, आज क्या जरूरत है हमें? सबसे पहले मैं मंत्री जी के साथ जो आपने सवाल किया उसमें जोड़ना चाहूँगा। हम फरीदाबाद में मौजूद हैं, हमारे पास तकरीबन 33% स्टूडेंट्स जो है जी। दिल्ली से आते हैं। जी, तो ये कहना दिल्ली से आते हैं दिल्ली पढ़ने से के आके लिए। हमारे यूनिवर्सिटी में ओके। पढ़ते हैं। नहीं, दिल्ली के स्टूडेंट्स दिल्ली आते से हैं फरीदाबाद फरीदाबाद में पढ़ने के आते लिए। हैं, गुड़गांव में भी आते हैं, गाँव में भी कॉलेज आते हैं। सो दिल्ली से लोग गुड़गांव आते हैं। ये बाउंड्री बनाना थोड़ा नहीं, आप डिफिकल्ट है। बताएंगे तो खींच लेंगे, वो पता करेंगे कौन से आते हैं। नहीं नहीं, ये बहुत मजाक अच्छी की बात है, आते हैं, जी, बहुत जी, अच्छा है, आते हैं। कुछ जी। बच्चे यहाँ से भी जाते हैं, कुछ वहाँ से भी हाँ, आते हैं। हाँ। इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट हर बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढता है और वहाँ जाके पढ़ता है। जी। दूसरी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि शिक्षा की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये बड़ा सोशल रिफॉर्म है। जैसे मंत्री जी कह रहे हैं हम क्रांति लाना चाहेंगे, जी, जी। मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। जैसे हमने तकरीबन 25 विलेजेस हैं फरीदाबाद, पलवल, इस एरिया के अडॉप्ट किए हुए हैं। ये बहुत लाजमी है कि पूरे परिवार को स्टेबल किया जाए, तभी उसमें से बच्चा बाहर निकल के आएगा और पढ़ेगा। जी, तो बहुत सारी ऐसी स्कीम हमने लागू करी हैं जिनमें रोजगार दिया जा रहा है। एक मुट्ठी दान कहते हैं हम, जिसमें हर एक घर में हम अनाज भेजते हैं ताकि परिवार फलस्वरूप रहे और उसमें से निकल के बच्चा बाहर आए और पढ़े। जी। तो ये होलिस्टिक ग्रोथ है जिसको देखना पड़ेगा, बिल्कुल, तभी इस पे और तभी विस्तार से बच्चा। बातचीत भी हो सकती है। काफी पॉइंट आपने हाँ। रखे हैं, लेकिन थोड़ा समय की कमी है तो थोड़ा सा मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रदीप जी, संक्षेप में बताइएगा, दिल्ली में सरकारी स्कूल कहे जाते हैं प्राइवेट से बेहतर हो गए, आप मानते हैं इस बात को? यदि इंफ्रा की बात करोगे तो सोशल मीडिया और आतिशी जी खुद बैठी हो तो फुल भरा हुआ है कि नो डाउट बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं तो बहुत बदलाव आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले कुछ सालों के देखें तो रिजल्ट भी इंप्रूव हुए हैं, पर हरियाणा इज नॉट फार बिहाइंड। जैसे मैंने अभी यूपीएससी का जिक्र किया, जेई मेंस का जिक्र किया, और मंत्री जी से डायरेक्ट आग्रह किया कि यदि कुछ जो लोग जो स्कूल परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो हमारा नाम पहलवानी के नाम पे था चाहे किसी और चीज पे था, यदि उनको डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगी तो जैसे अभी सर बता रहे थे कि गुड़गांव गवर्नमेंट कॉलेज जो है सेक्टर 14 में, उसमें दिल्ली से बसें भर भर आती हैं, डीटीसी की भी और प्राइवेट बसेस भी। तो एजुकेशन के मामले में गुड़गांव, फरीदाबाद, ये टोटल हरियाणा पीछे तो कहीं नहीं चले। इंफ्रा के केस में नो डाउट चीजें आगे पीछे हो सकती हैं, वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स तो अपनी पूरी मेहनत कर लीजिए, बहस कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ दिखता भी है, कहाँ क्या है वो महसूस करते हैं। अंतिम आपसे सवाल, क्या होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में कि बेहतर तरीके से और आगे बढ़ सके हमारा देश? देखो, बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के लिए तो वही है कि रेगुलरली अपडेशन रहने चाहिए कोर्सेज की, सिलेबसेस की और सब कुछ। और जैसा कि डिस्कशन में निकल ही रहा है, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड जितने कोर्सेज बनेंगे वो रहेगा। और अभी पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि विदेशों की यूनिवर्सिटी से अगर कंपैरिजन करेंगे तो मतलब जैसा कि इन्होंने कहा रेवोल्यूशन तो है ही है, बट कितना हम पेस पकड़ पाते हैं वो वाली बात है। और चैलेंजेस तो चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई भी राज्य हो, चैलेंजेस सबके अपने अपने हैं ही है, यूनिक चैलेंजेस हैं। लेकिन चुनौतियों से पार पाना है और एक दिन हमें करके दिखाना है। शिक्षा के क्षेत्र में हम अव्वल आएंगे और देश नहीं विदेशों में भी डंका बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मूलचंद शर्मा जी के लिए जोरदार ताली। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनाब मूलचंद शर्मा जी से मेरी गुजारिश है कि आप चंद लम्हे स्टेज पर ही रुकें और मैं रिक्वेस्ट करती हूं जनाब हरीश शर्मा जी से कि वो आए स्टेज पर। वाइस चांसलर महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, वो हमारे खास मेहमान को मोमेंटो देकर, ये सम्मान देकर नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ लेकर आए और आपसे गुजारिश है अगर आप थोड़ी देर और बैठेंगे हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका।
इस चर्चा को हम आगे भी बढ़ाएंगे। हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी ने